हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 1500 क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमें जीएस के यानी कि जनरल साइंस से रिलेटेड 1500 क्वेश्चन पूरे कवर करने हैं। उसका ये भाग संख्या 4 है। 3 भाग इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें देखे हैं उनको देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग संख्या 4 का पहला प्रश्न देखिएगा। तापमान का एसआई मात्रक है। आरआरबी कोलकाता परीक्षा में पूछा गया है। इस तरह से सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बताता हूँ, जूल, केल्विन, वॉट, कैलोरी। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रम, प्रासरण, विसरण। धावन मशीन यानी कि जो कपड़ा धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उसका जो कार्यकारी सिद्धांत है क्या है। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीय बल भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ऑप्शन बी, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए, कम काम करने में। ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन सी, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। ऑप्शन डी, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में जो साधारण यंत्र है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। लेजर का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सर फ्रैंक हिटल। ऑप्शन बी, फ्रेड मॉरिसन। ऑप्शन सी, टी.एच. मैमा। ऑप्शन डी, सैमुर क्रे। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमा ने किया है। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए, विस्थापन। बी, वेग। सी, बल। डी, आयतन। प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग, बल तीनों ही राशियाँ सदिश राशि हैं। आयतन अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शन ए, न्यूटन। बी, गैलीलियो। सी, कोपर्निकस। डी, आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? ए समय की अवधि का, बी दूरी का, सी जीवाश्म का, डी संवेग का। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है। विकल्प ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन है ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। संवेग एक सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशियां हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन डी समान वेग से नीचे आ रही हो। प्रश्न नंबर 11। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी तब उसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार शून्य मालूम पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसके भार में कोई परिवर्तन वहाँ पर उसे नहीं महसूस देगा, शून्य है बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक का प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन ए यह आर से अधिक होगा, ऑप्शन बी यह आर से कम होगा, ऑप्शन सी यह आर के बराबर होगा, ऑप्शन डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। प्रश्न नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह आर से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीतकाल में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। प्रश्न नंबर 13 13 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शीतकाल में। विकल्प बी इज राइट। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से शीतकाल में चलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यह घर्षण नहीं है, घर्षण है। ठीक है, इसे घर्षण पढ़ेंगे, घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं यदि समान हो, यानी कि घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान हो तो वहाँ पर घन की भुजा क्या होगी, ये कहा गया है। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जब मैं भुजा को 6 मानता हूं तो 6 का घन कितना होगा? 6 का घन होगा दोस्तों 216। 6 का घन 216 होगा।
और अब 6 भुजा स्क्वायर है उसका मान निकालिए। अब 6 गुना 6 यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा 6 की गुना 3 बार गुना 6 गुना 6 गुना 6 3 बार होगी, यहाँ भी 6 का घन निकलेगा तो वो भी 216। तो इस प्रकार जो है जब हम किसी घन की भुजा 6 मानते हैं तो वहाँ पर घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं 216। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 17 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विचार कीजिए। एक समान दोलन चल रहा है, ऐसे में ऑप्शन ए है जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन 2 है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ऑप्शन 3 है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ऑप्शन 4 में सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है, दूसरा और चौथा ऑप्शन ये सही है, बाकी तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी का पलायन वेग है, ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बल गुणनफल है, ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी त्वरण और द्रव्यमान का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, ऑप्शन बी वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, ऑप्शन सी वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, ऑप्शन डी वह फट जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई वस्तु है उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? प्रश्न नंबर 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि यह जो पृथ्वी का पलायन वेग है उसके बराबर नहीं है। अगर हम पलायन वेग के हिसाब से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी की सीमा से बाहर चली जाएगी, लेकिन ये पलायन वेग से कम है, क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, ऑप्शन ए में है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ऑप्शन 2 में अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ऑप्शन 3 बाहर की तरफ फिसलेगा, ऑप्शन 4 में है अंदर की तरफ फिसलेगा। अब आपको यह बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 22, ऑप्शन सी 2 और 3 ऑप्शन सही है, 2 और 3 विकल्प सही है। अंदर के पहिए पर उल्टेगा
बिल्कुल सही है, और बाहर की तरफ फिसलेगा, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो। चलिए आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर विकल्प सी, एक्स बराबर वाई के और वाई बराबर जेड के, यानी कि अगर उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाएगा तो वो समान दूरी पर रुकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। प्रश्न नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसका सृजन हो सकता है, यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है। ऑप्शन ए क्षैतिज बना रहेगा, ऑप्शन बी क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, ऑप्शन सी क्षैतिज से इस प्रकार का अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ऑप्शन डी परवलयी वक्र का आकार लेगा। प्रश्न नंबर 25 विकल्प डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, परवलयी वक्र का आकार लेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉपर-सर्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है? ऑप्शन ए ई बराबर mc², ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी चार्ज का क्वांटाइजेशन, ऑप्शन डी रिलेटिविटी का सिद्धांत, ऑप्शन ई रेडियोधर्मिता। प्रश्न नंबर 26 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी रिलेटिविटी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। नेक्स्ट है किसी पिंड व वस्तु का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड व वस्तु, पिंड कहिए चाहे वस्तु कहिए, वहाँ जो पिंड और वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेंगी। प्रश्न नंबर 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी का, बी मोम का, सी लोहे का, डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। प्रश्न नंबर 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 32 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गुरुत्व नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। प्रश्न नंबर 35, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। प्रश्न नंबर 35 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। विकल्प डी यहाँ पे से हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं। प्रश्न नंबर 36, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गिर नहीं सकती है, क्यों नहीं गिर सकती है? ऑप्शन ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऑप्शन बी वह बड़े तल अक्ष क्षेत्रफल की आच्छादित करती है, ऑप्शन सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। प्रश्न नंबर 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, देखिए अब 36, भारहीनता होती है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37 का यहाँ पर सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होगी तो वहाँ पर भार की हीनता होगी, यानी कि वहाँ पर भार मालूम नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ भार भी शून्य प्रतीत होगा जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ऑप्शन ए अब जितना है उसका दोगुना, ऑप्शन बी अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग, ऑप्शन डी अब जितना है उसका आधा भाग। प्रश्न नंबर 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। प्रश्न नंबर 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 42, 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए उपग्रहों का द्रव्यमान समान है, ऑप्शन बी उपग्रहों की चाल समान है, ऑप्शन सी उपग्रहों की गतिज ऊर्जा समान है, ऑप्शन डी उपग्रहों का कोणीय वेग समान है। प्रश्न नंबर 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपग्रहों की चाल समान है, विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। ऑप्शन ए भार अधिक भार का, ऑप्शन बी कम भार का, ऑप्शन सी भारहीनता का, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 43 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी भारहीनता का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? ऑप्शन ए 24 घंटे में, बी 16 घंटे में, सी 8 घंटे में या डी 6 घंटे में। प्रश्न नंबर 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
16 घंटे में। विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकालिक उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो ये आपको अलग ही दिख रहा है ना, ये छल्ले वाला गोल गोल रिंग आकार का, तो ये ऐसे ही आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। जब आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन सही लगाना है, जब आपको तुल्यकालिक उपग्रह के पथ का अधिकतम जो सही निरूपण पूछा जाए। चलिए यहाँ पर विकल्प सी से हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, कथन ए और कारण आर है। चलिए कथन ए में है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण है आर, पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ए आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन दो देखते हैं अब, ए आर दोनों सत्य है किंतु, तो ये भी गलत हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब सी है, क्योंकि दोनों तो सत्य हो ही नहीं सकते ना, अब एक सत्य है हो सकता है, आर तो सत्य नहीं है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 46 का विकल्प सी इज राइट। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, ऑप्शन ए कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, ऑप्शन बी 2 कक्षा वृत्ताकार होती है, ऑप्शन 3 कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा को समतलन होती है, ऑप्शन 4 कक्षा 22-236 किलोमीटर की तुंगगता पर होती है। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 47 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। केवल 1, 2 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन बी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, ऑप्शन ए जड़त्व, बी वेग, सी प्रतिक्रिया, डी संवेग। प्रश्न नंबर 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, क्योंकि जब हम किसी पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगने का जो दर्द महसूस होता है वो पत्थर की प्रतिक्रिया के विपरीत होता है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है, ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल, बी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, सी अपकेंद्रीय बल और डी परबल नाभिकीय बल। प्रश्न नंबर 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आज के क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन तो जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं आगे वीडियो अपलोड करूं और उसका मैसेज नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।